हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस को देख रहे हैं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास है ये। और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ध्यान दीजिए, ये डीडीबी ट्यूटोरियल का पीजी कॉलेज डीडीबी पीजी कॉलेज यूट्यूब चैनल है। और इस डीडीबी ट्यूटोरियल पीजी कॉलेज यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग इसमें फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कुछ और भी बातें होंगी और चैप्टर होंगे तो उनको भी आप लोग हमें बताएंगे कि उनको पढ़ाना होगा तो कमेंट में उनको कमेंट करिएगा कि हमें ये चैप्टर चाहिए। तो अभी एग्ज़ाम फॉर्म आपका आ गया है। आज आपके 16 तारीख हैं, 16/3/2026 है। ठीक है, 16/3/2026 है। एग्ज़ाम एमजी के बीपी का एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल ओपन हो चुका है। अब सब लोग जाके अपने पोर्टल पे, विद्यापीठ के पोर्टल पे जाके फॉर्म फिल कर ले और अपने क्लास को कंटिन्यू करें, क्योंकि इस बार आप लोगों को पढ़ने के लिए समय कम मिला है। और जब पढ़ने के लिए समय कम मिला है तो आप लोगों को प्रयास मेहनत ज़्यादा करना होगा। और हम कोशिश करेंगे और पेपर्स के बारे में भी कुछ बातें कर लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले आप इस टॉपिक को देख लें कि यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना क्या है फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी में। तो ये हमें जीन टेक्नोलॉजी पढ़नी है, इम्यूनोलॉजीज, और ये पूरे पेपर का नाम है। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट का नाम नहीं है, ये पूरे पेपर का नाम है आपका। जीन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। यानी हमें बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं, इम्यूनोलॉजी और कंप्यूटर इस सेशन में हमको पढ़ने हैं। और बायोस्टैटिक्स भी इसमें आप लोगों को मिलेंगे संभवतः। तो इसमें हम पहले यूनिट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि पहला यूनिट है क्या और उसमें हमें पढ़ना क्या है। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में हमें प्रिंसिपल, ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में हमें प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनुपुलेशन के बारे में बात करनी है ना। तो हम जीन को मैनुपुलेट कैसे कर सकते हैं, ये एक तरीके से माना जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, ये एक तरीके से अगर हम मानते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। और इस बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक में हमें जीन मैनुपुलेशन के बारे में जानना है कि जीन को हम मैनुपुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, और पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जीन को मैनुपुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हाँ, क्या आवश्यकता है जीन को मैनुपुलेट करने के लिए। तो हमें अगर डिज़ायर्ड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा हम चाहते हैं कि हमें, जैसे कोई प्लांट है उसमें फल लग रहा है, हम सोच रहे हैं इसमें ज़्यादा फल लगे। ठीक है, तो ज़्यादा फल लगने के लिए हमको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जीन का मैनुपुलेशन करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कोई प्लांट है वो जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखे, ज़्यादा ऑर्नामेंटल दिखे, मतलब ज़्यादा खूबसूरत अगर दिख रहा है, ज़्यादा ऑर्नामेंटली हमको उसको इम्प्रूव करना है, तब भी हमें जीन मैनुपुलेट करना पड़ता है। कोई व्यक्ति है, उसे कोई बीमारी है ना, और हम चाह रहे हैं कि ये बीमारी खत्म हो जाए और वो बीमारी जेनेटिक टाइप की है, तो इसके लिए भी हमको जीन थेरेपीज करवानी पड़ती है, जीन को मैनुपुलेट करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे जीन का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द जीन। अगर हम बात करेंगे कि ये जीन है क्या, तो हम लोगों ने जीन के बारे में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज द जीन एंड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। जीन के फाइन स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने कब पढ़ा था, हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में, ये सॉरी थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि जीन इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, एक डीएनए का फ्रैगमेंट है। और ये जो फ्रैगमेंट है डीएनए का, ये जो जीन है, जो डीएनए का एक फ्रैगमेंट कहा जा रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें मैनुपुलेट करना है। तो जीन में कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, टर्मिनेटर ना,
ऐसे करके कई सारे पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जीन में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो हम लोगों को यहाँ से मान लीजिए हमें ये सिस्टम, ये जगह काटना है, ठीक, और यहाँ पे कोई दूसरा सीक्वेंस लाके हमें जोड़ना है यहाँ, ठीक। तो बेसिकली समझना है कि हमको यही काम करना है इस यूनिट में, कि जीन को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे काटेंगे, कैसे जोड़ेंगे, काटने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, जोड़ने के लिए इस्तेमाल क्या करेंगे ना। मतलब किसी चीज को काटने के लिए कोई टूल्स चाहिए, हथियार चाहिए, औजार चाहिए, जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू चाहिए ना, क्या बोलते हैं, सुपारी काटने के लिए जो पान में डाला जाता है उसको स्क्रैपर, सरौता चाहिए होता है, ठीक है। कपड़ा काटने के लिए सीजर चाहिए होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे डीएनए को भी काटने के लिए उसका कोई सीजर होगा, उसका कोई स्क्रैपर होगा, उसका कोई नाइफ होगा। तो इस तरीके से चीजें होंगी। हम लोग यहाँ पे यही सारी चीजों के बारे में जानेंगे। यानी जीन को डीएनए को काटना है, डीएनए को जोड़ना है, एक डीएनए काट के दूसरे के साथ जोड़ना है, दूसरा डीएनए काट के पहले के साथ जोड़ना है। मतलब कुल मिला के बेस हमारा यही होगा। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, हमने यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब कहेंगे सिलेबस में नहीं है तो ये कहाँ से आ गया। ये हमने इंपॉर्टेंट टर्म दिया है, ये टर्म पढ़ेंगे कि इस बायोटेक्नोलॉजी या जीन मैनिपुलेशन या पूरे बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर में कुछ टर्म आएंगे जो आपको जगह जगह पे इस्तेमाल आएंगे, उनके लिए हमने दिया है। बहुत ज़्यादा ये जरूरी नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाय द वे एक नंबर के क्वेश्चन, कभी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी वाइबा में या कहीं पूछ दे जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये भी इंट्रोडक्टरी है ना, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है। हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ेंगे जितना से इसका काम बन जाना है। ये भी आपके सिलेबस में संभवतः नहीं है, लेकिन ये चैप्टर पढ़ना है तो इसको हमें जानना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मस्ट भी कंपलसरी कह लीजिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, वाइवा भी देने जाने हैं। तो वाइवा में अगर आपसे बात की जाती है तो आप इस पर बात कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। टूल्स, तो टूल्स में ये आपके आ जाएंगे, ठीक, कई सारे टूल्स हैं इसमें आ जाते हैं। पहला होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये प्रथम टूल्स है। इसको मार्वलस टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक अद्भुत टूल्स इसको कहा जा सकता है। अद्भुत टूल्स का मतलब कि ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन टूल्स है, और इसका इस्तेमाल करके हम किसी डीएनए को काट सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर स्क्रैपर एंड मॉलिक्यूलर नाइफ भी कहा जाता है। उसके बाद पढ़ना है हमको जीन मॉडिफिकेशन एंजाइम के बारे में। जीन को मॉडिफाई करने वाले एंजाइम, ये तो काटने वाला एंजाइम हो गया, ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन करने वाला एंजाइम। फिर हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आगे हम पढ़ेंगे लाइगेज, यानी डीएनए लाइगेज या आरएनए लाइगेज। ये भी एक तरह का एंजाइम है लाइगेज, जो डीएनए लाइगेज या आरएनए लाइगेज के रूप में भी हम लोगों को मिलता है। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डीएनए को कट करने का काम करता है, लेकिन लाइगेज जो होता है वो डीएनए या डीएनए जैसे मॉलिक्यूलों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, डीएनए को कैसे जोड़ेगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर दे बाइंड 2 फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे ये फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, 2 फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, तो दोनों फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को अगर ये जोड़ना है तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। दे बाइंड द 2 फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है, एक देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन रूल है, ये टूल्स टेक्निक्स कह सकते हैं, बहुत बेहतरीन टेक्निक्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये 110% एग्जाम में आता ही है, और आता है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आना ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल ना। हमें रिकॉम्बिनेंट सेल को सेलेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिकॉम्बिनेंट सेल है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जीन ट्रांसफर टेक्निक एंड जीन थेरेपीज के बारे में हमें पढ़ना होगा इस यूनिट में। तो ये एक यूनिट है जो बड़ा सा यूनिट नहीं है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन है काम भर का ठीक ठाक, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंज्यूम करता है ये, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोग जब कभी टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। या कभी आप नेट का एग्जाम देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीएचडी करने के लिए जब कभी एग्जाम देते हैं, या आप इसके लिए सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, उसके लिए बड़ा
महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको ध्यान देना है कि ये जो चैप्टर दिखाई दे रहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके फ्यूचर्स के लिए। आगे चलते हैं हम। ये जनरल जो टेक्निक्स जो हमने कहा था कि हम जनरल कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे। देखिए इसमें अगर अगर है, ये एक जिलेटिनस सबस्टेंस होता है, ठीक है ना। जिलेटिनस सबस्टेंस होता है, रेड एल्गी से निकाला जाता है और यूज किया जाता है एज अ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बनाने के लिए हम अगर अगर का इस्तेमाल करते हैं। जिलेटिनस मटेरियल होता है और रेड एल्गी से आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, कुछ स्पीसीजों से। बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं, ये भी नाम सुना होगा। बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस दैट लीव इन द किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, यानी बैक्टीरिया के ऊपर अगर कोई वायरस अटैक करता है, वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जो है उसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, या इसी को फाज भी कहा जाता है, या इसी को लेम्डा फाज, इसके डीएनए को हम लोग लेम्डा फाज डीएनए कहते हैं। बायोरिएक्टर की बात करते हैं। बायोरिएक्टर एक ऐसा वेसल्स है जहां पे बायोलॉजिकली रिएक्शन करवाया जाता है। बायोरिएक्टर एक ऐसा वेसल्स, ऐसा बर्तन, ऐसा जगह है, ऐसा पात्र है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाते हैं, उनको हम बायो रिएक्टर्स के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं अगले क्लोनिंग वेक्टर की बात। व्हाट इज द क्लोनिंग वेक्टर? तो क्लोनिंग वेक्टर आर दोज एजेंट which help to the combine the donor DNA with the host DNA। ठीक है ना। देखिएगा क्या करता है, क्लोनिंग वेक्टर को बेसिक तरीके से समझ लीजिए, एकदम सिंपल फॉर्म में। ठीक है, कि क्लोनिंग वेक्टर वो एजेंट होता है जो किसी भी डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह, या किसी भी डीएनए को अपने अंदर रख के उसको मैनिपुलेट करने का, क्लोन बनाने का काम करता है, उसको हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों से आइसोलेट किया जाते हैं। हम लोग बेसिकली बैक्टीरिया के क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और उस क्लोनिंग वेक्टर के एग्जाम्पल अगर हम कहें तो इन क्लोनिंग वेक्टरों के एग्जाम्पल होते हैं प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, या और हो सकते हैं टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड होते हैं। उसके बाद होता है बीएसी भी कह सकते हैं, बीएसी। उसके बाद वाईएसी, ठीक है ना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, सटल वेक्टर। ठीक है, ये सब आपके क्लोनिंग वेक्टर के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। मोस्ट यूजफुल क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो प्लाज्मिड होता है हमारा। ठीक है, मोस्ट यूजफुल क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे। यह एक एंजाइम, ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए काम में आते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यह डीएनए पॉलीमरेज। एक पीसीआर होता है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। ठीक है, उसमें भी डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है एज अ टॉक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, बात करते हैं आगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे। यह वही एंजाइम होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से, स्पेसिफिक लोकेशन से काटने का काम करते हैं। आगे हम बात करते हैं डीएनए के हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग आपस में जोड़ने का काम करेंगे, उससे हम हाइब्रिड डीएनए बनाते हैं। इलेक्ट्रोफोरोसिस जो होता है, इलेक्ट्रोफोरोसिस जो होते हैं, यह वह टेक्निक है जो सेपरेट करता है मॉलिक्यूलों को, चार्ज बेस्ड मॉलिक्यूलों को, चार्ज बेस्ड मॉलिक्यूलों को सेपरेट करने का काम करता है। उनको, वो तरीके को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, इसका भी काम वही होता है, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन। ठीक, इसके बाद जीन गन, हम जीन को ट्रांसफर करने, किसी सेल के अंदर टारगेट करने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जीन गन मेथड। पैलेंड्रोम कहते हैं। पैलेंड्रोम वह डीएनए होता, वह सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जिसको हम आगे से, इधर से चाहे इधर से पढ़ें तो वो एक ही जैसा होता है, उसको पैलेंड्रोम कहते हैं। जैसे एक वर्ड होता है नितिन को चाहे इधर से पढ़ो, नितिन को चाहे इधर से पढ़ो, दोनों तरफ से पढ़ेंगे वो नितिन ही होता है। उसी तरीके से मलयालम एक वर्ड होता है, चाहे इधर से पढ़िए चाहे उधर से, उसको भी हम लोग अभी बात करेंगे इस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म में ही हम चल रहे हैं। टेम्पलेट, ये क्या बोलते हैं, पीसीआर चेन, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, पीसीआर के बारे में बात करते हैं। पीसीआर क्या करता है? मल्टीपल कॉपीज ऑफ एग्जैक्ट डीएनए के कॉपी को बनाता है। कहाँ? ये बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, इन लैब में इस प्रक्रिया को कराते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं टॉक डीएनए
पॉलीमरेज की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए टॉक डीएनए पॉलीमरेज की यूज किया जाता है, और वो कहाँ यूज किया जाता है, पीसीआर में यूज किया जाता है। ठीक है। टेम्पलेट क्या होता है, मॉलिक्यूल दैट सर्व एज पैटर्न फॉर द सिंथेसिस एंड अदर मॉलिक्यूल। टेम्पलेट वो होते हैं जिससे हम दूसरे मॉलिक्यूलों को का सिंथेसिस करवा सकते हैं, उनको हम टेम्पलेट कहते हैं, साइट कहा जाता है। टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, आइसोलेट किया जाता है इग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से। ठीक है ना। टीआई प्लाज्मिड एक तरह का प्लाज्मिड है, यह आइसोलेट किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से, और यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट के प्रोडक्शन में। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर एक तरह का कैरियर या व्हीकल होता है जो डीएनए को ट्रांसफर होस्ट सेल तक लेके जाने का काम करता है, उसको वेक्टर कहते हैं। इसको जर्म टैक्सी भी कहा जाता है। ठीक, तो टर्म को आप लोग एक बार देख के पढ़ लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूं। इफ यू वांट टू बी देन यू कैन स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ठीक है, नाउ देन द बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी क्या है और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोटेक्नोलॉजी वह ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, वह टेक्निक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, दीज आर द बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में एक इंजीनियरिंग है, एक वह काम है जिसमें हम जीन को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, उनको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये कह सकते हैं। चलिएगा आगे। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग। आगे, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाई, टर्म बायोटेक्नोलॉजी को दिया था किसने, कैरी मूलिस ना, 1917 यानी 1917 में कैरी मूलिस ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था। बायोटेक्नोलॉजी को आगे अगर हम देखते हैं तो दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, एक है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कैपेबिलिटीज की जो हम के बारे में जब हम बात करते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, जो खुद से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको, और उनसे हम प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं और ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं, या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। कौन सी टेक्निक? ट्रेडिशनल टेक्निक आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का बनना, सिट्रिक एसिड। ठीक है ना। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है। पेनिसिलिन एक तरह का क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं इसको, और उसको हम प्रोड्यूस करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, तो उसको हम लोग पेनिसिलिन, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, ये भी एक तरह का ओल्ड बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है। मेकिंग ऑफ कर्ड, दही बनाना, दही को बनाने की प्रक्रिया में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, तो मेकिंग ऑफ कर्ड। आगे ब्रेड, ठीक है, वाइन, ये सब क्या कर जाते हैं? ये सब माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और जब ये सब माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं तो इनको हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
दिस वन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। यहां देखिएगा, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड expressed in the bacteria like E. coli. It developed during 1970 during 1970। ठीक है ना। तो ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ह्यूमन जीन, ठीक है, ह्यूमन जीन प्रोड्यूस करता है क्या, इंसुलिन, और इस इंसुलिन को, यह इंसुलिन जो था वो हम लोगों ने बैक्टीरिया के मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर से हमने इसको सिंथेसाइज किया इस इंसुलिन को, और इसको हम लोग कंसीडर किए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंसीडर किए। आगे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन 2 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर 2 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की गई बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, पहला बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया विच कैन अंडरगो रेप्लिकेशन अलोंग विथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, एक ये काम किया गया कि बैक्टीरिया के अंदर ना, हम लोगों ने इस सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, बैक्टीरिया के अंदर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कर, मतलब प्लाज्मिड खोजा गया, और ये प्लाज्मिड जो था बैक्टीरिया के अंदर, ये प्लाज्मिड खोजा गया, और ये प्लाज्मिड क्या कर रहा था, ये प्लाज्मिड अंडरगो रेप्लिकेशन, ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर रहा था। ठीक है ना, या किसी के डीएनए के साथ, यानी जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, ये आपका प्लाज्मिड है, ठीक है, और इसके साथ हमने एक कोई डीएनए लगा दिया, ठीक है ना, और इसको फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड जो होता है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड का काम ही है रेप्लिकेशन करना। क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड का अगर डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो द प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया विच हैव कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, जिसके पास रेप्लिकेशन की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। ठीक है ना, वो प्लाज्मिड होते हैं। ठीक, तो ये या तो इसके साथ रेप्लिकेट करेगा, जो इसके साथ हमने डीएनए दिया है, या तो ये अकेले इंडिपेंडेंटली भी रेप्लिकेट करने की ये क्षमता रखता है, तो ये प्लाज्मिड होता है। तो जो डिस्कवरी हुई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, वो 2 इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हुई थी। एक प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई जो जिसके पास पावर ऑफ रेप्लिकेशन था और जो रेप्लिकेट करता था। ठीक है ना, या तो किसी होस्ट डीएनए या तो किसी डीएनए के साथ जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, या इंडिपेंडेंटली भी कर सकता था। दूसरी डिस्कवरी हुई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की। दूसरी डिस्कवरी क्या हुई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर दोज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच हैव कैपेबिलिटी, या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर दोज एंजाइम व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम तो जो थे जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करने की क्षमता रखते थे, उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की 2 डिस्कवरीज, पहला था प्लाज्मिड की डिस्कवरीज जो डीएनए को रेप्लिकेट कर पाने की क्षमता रखता था। ठीक है ना, और दूसरा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी, जो किसी भी डीएनए या किसी भी मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को उसके स्पेसिफिक साइट से कट करने की, या रिक्वायर्ड साइट से या डिजायर्ड साइट से कट करने की क्षमता रखता था, वो काम हुआ। तो एक तो रेप्लिकेट करने के लिए डिस्कवरी हो गई और एक कट करने के लिए डिस्कवरी हो गई। और इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो खोजे थे, जो डिस्कवर किए थे, उनका नाम था अबार, नाथन एंड स्मिथ। 1970 में इन्होंने खोजा था और नोबेल प्राइज इसके लिए इनको दिया गया 1978 में। 1970 में खोजा, 1978 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया इस काम के लिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाने। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। यहां पे हमने इस चीज को मेंशन किया है, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, या इसको मॉलिक्यूलर स्क्लैपर भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्क्लैपर भी कह सकते हैं, या मॉलिक्यूलर नाइफ भी कह सकते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ठीक है,
अब आगे एक और वैज्ञानिक थे, प्लाउबर्ग, ठीक है ना। 1972 में 1972 was able to introduce gene of SV40 virus into the bacterium which with the help of lambda phage, ठीक है ना, lambda phage इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जीन क्या, SV40, ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीयूईटी में कि प्लाउबर्ग ने कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया था, SV40, और कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, बैक्टीरियम में, और किसके मदद से किया था, लैम्डा फाज के मदद से किया था, ये डीएनए लैम्डा फाज होता है। बर्ग इज ऑफ्टेन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी याद रखिएगा, प्लाउबर्ग को कंसीडर किया गया फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का, क्योंकि इन्होंने जीन को मैनिपुलेट किया पहली बार, जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा गया। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1980 में, ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया 1980 में, और नोबेल प्राइज किस में दिया गया, केमिस्ट्री में दिया गया इनको। चलिए आगे, अगला एक पॉइंट और आता है, स्टेनले कुहन एंड हर्बन बेयर। स्टेनले कुहन एंड हर्बन बेयर की बात करते हैं। 1972 में इन्होंने फर्स्ट मेड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन्होंने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब ये सब देखिए टर्म है, और इन टर्मों को याद रखिए, बड़ा बढ़िया सा टॉपिक आने वाला है, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ेंगे, प्लाज्मिड पढ़ेंगे, डीएनए लाइगेज पढ़ेंगे, और ये सब बड़े ही मार्वलस टॉपिक है, अद्भुत टॉपिक कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी के अद्भुत टॉपिकों के अंतर्गत में इनको रखा जाएगा। और ये खूब क्वेश्चन अपने अंदर कंज्यूम करके रखते हैं, खूब ज्यादा क्वेश्चन इनके पास होता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। हम आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, अगर वो तो कहानी हमने बता दी आप लोगों को कि ओल्ड और मॉडर्न में बांटा गया। ओल्ड क्या था, जो नेचुरली कोई चीज बना देता था उसको ओल्ड कहते थे। मॉडर्न क्या था, हम लोगों ने जो उसमें कुछ डिस्कवरीज करके दिखाई, या डिस्कवरीज हमारे साइंटिस्टों ने किया, उसमें प्लाज्मिड बना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस बने, उनके काम के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के कुछ और भी बातें। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ टूल्स टेक्निक ऑफ बायोटेक। बायोटेक के टूल्स और टेक्निक की स्टडी जहां की जाती है उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, सिंपल तरीके से आपको समझ। बायोटेक्नोलॉजी इज द टर्मिनल और टेक्निकल ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, टेक्निकल ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस है। टेक्निकल कर लेना, टर्मिनल मत करना इसको। टेक्निकल ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का सॉरी लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का ये क्या है, एक तरह का टेक्निकल ब्रांच कहा जाता है। कौन, इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, या दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, या बायोटेक शॉर्ट में क्या दीजिएगा, वी कैन मैन्युफैक्चर, हम बना सकते हैं जीएमओएस। बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम जीएमओएस का निर्माण कर सकते हैं। जीएमओएस क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जीएमओएस क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम जीएमओएस कहते हैं। इसमें ट्रांसजेनिक प्लांट आते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आते हैं। और क्या हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हम हार्मोन्स बना सकते हैं, उससे हार्मोन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम एंजाइम का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, किससे, बायोटेक्नोलॉजी का मदद से ना, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के मदद से ये हम बना सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन बना सकते हैं, बीटी ब्रिंजल बना सकते हैं, फ्लावर्स और टोमेटो बना सकते हैं, प्रोटीन पोटैटो बना सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम इनसे बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं, जिसे पेस्ट को किल करने के लिए इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड बना सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ठीक है ना, बायो फर्टिलाइजर का निर्माण हम लोग कर सकते हैं इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से।
चलिए आगे। अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि कोई भी टेक्निक करनी है, कोई भी टेक्निक चलानी है, जैसे मान लीजिए ये मशीन चलाना है, ये आपका क्या है, माइक है, ये माइक चलाना है, तो माइक को चलाने के लिए इसके अंदर कुछ चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए होगा। जैसे इसमें चलाने के लिए, जैसे ये है, इसमें चलाने के लिए बैटरी वैटरी चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी इनमें चलाने के लिए। तो इनको चलाने के लिए कई सारी चीजें चाहिए। इनको चलाने के लिए कई सारी चीजें चाहिए, तो अब उसको, अब इसमें बैटरी लगेगी तो बैटरी को चार्ज करने के लिए ये चाहिए, तो कुछ टूल्स चाहिए इसको चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है ना, इसको लिखने के लिए, इसमें बोर्ड पे लिखने के लिए स्टाइलर चाहिए, ठीक, तो सारी चीजें चाहिए। तो बायोटेक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को भी चलाने के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे, ठीक है ना, इनको भी चलाने के लिए बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होंगी। अब वो टूल्स कौन कौन से होंगे, देखिएगा की टूल्स क्या क्या है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस आर द मोस्ट मार्वलस टूल्स, अद्भुत टूल्स है, ये बहुत ही मार्वलस है। अगर ये ना रहे तो शायद बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि 2 डिस्कवरीज बायोटेक्नोलॉजी की हुई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, तभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का नींव रखा गया। तो एक ये डिस्कवरी थी और एक क्लोनिंग वेक्टर थी ना, अब कहेंगे प्लाज्मिड थी, तो प्लाज्मिड भी क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड भी एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ेंगे हम लोग, लाइगेज पढ़ेंगे ना। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को कट करने का काम करता है, कट कर देगा। लाइगेज क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमर बनाने का काम करता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ना, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब पॉलीमरेजेज हैं। क्लोनिंग वेक्टर वो होते हैं, वो वेक्टर होते हैं जो किसी डीएनए के फ्रेगमेंट को, जीन को मल्टीप्लाई या क्लोन बनाने का काम करते हैं, और ये बेसिकली बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं। होस्ट सेल वो होंगे जिनके अंदर हम लोग क्लोनिंग करवाते हैं, जिनके अंदर हम लोग अपने जीन को डालते हैं, रखते हैं, और वो उसको मल्टीप्लाई करवाने का काम करते हैं, या जिसके अंदर हम अपने जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो होस्ट कहे जाते हैं। जैसे आपके घर कोई आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो गेस्ट होता है, और हम लोग क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, समझे भाई, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ में नहीं आ रही हैं तो कोशिश करिए समझने की, ठीक है ना, मेहनत लगेगा थोड़ा सा, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब आप लोग देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे आ जाते हैं। देखिएगा, इट इज मार्वलस टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड हैज एबिलिटी टू कट द स्पेसिफिक डीएनए। इट इज मार्वलस टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड हैव कैपेबिलिटी टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करने की क्षमता रखता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग और किस नामों से जानते हैं, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर स्क्लैपर के नाम से जानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर स्क्लैपर या मॉलिक्यूलर नाइफ के नाम से भी जानते हैं हम किसको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से निकाला जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। डब्ल्यू अबार इन 1962 डिस्कवर्ड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हाइल वर्किंग ऑन ई कोलाई। डब्ल्यू अबार वैज्ञानिक का नाम अभी बात किए थे, इन्होंने ई कोलाई से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को 1962 में आइसोलेट किया, निकाला ना, तो डिस्कवर किया माना जाता है। आगे, डब्ल्यू अबार, नाथन एंड स्मिथ रिसीव नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क। इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1987 में, ठीक है। अब बात आती है टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, इसकी बात आती है टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड या ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग मोड, ठीक है ना। कई मोडों पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्लासिफाई किया गया। पहला मोड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, एक्शन के बेस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बांटा गया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ आइसोलेशन, ठीक है ना।
मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम करने के तरीके के बेस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्लासिफाई किया गया और उसके आइसोलेशन के बेस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्लासिफाई किया गया। बातें यहां तक समझ में आ गई? चलिए आगे। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कार्य करने के हिसाब से उसका एक्शन क्या है उसके हिसाब से देखा गया तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, 3 तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे। पहला एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा इंडोन्यूक्लियस और तीसरा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था। ठीक है ना, एक्सोन्यूक्लियस था, इंडोन्यूक्लियस था और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था। ये 3 तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन में रखे गए। ठीक है, पहला क्या था? एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो डीएनए को एट इंड पॉइंट, डीएनए को इंड पॉइंट से काटता था। ठीक है ना, और इसके काटने के बाद जो साइट हमें मिलती थी उस साइट को हम लोग ब्लंट इंड कहते थे। उस साइट को क्या कहते थे? ब्लंट इंड कहा जाता था। दीज आर द एक्सोन्यूक्लियस। क्या लिखा है यहाँ पे? इट कट्स द डीएनए एट इंड पॉइंट, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम इंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, इंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। तो अब अगर हम इसके डायग्रामेटिक व्यूज को देखें, और ये क्या कर रहा है? द एक्शन प्रोड्यूस, और इस एक्शन से हमें मिलता क्या है? ठीक है, प्रोड्यूस ब्लंट इंड, जैसा अभी हमने बताया था। इससे क्या मिलेगा? ब्लंट इंड मिलेगा। अब इसको हम डायग्रामेटिक अगर देखना चाहते हैं तो फटाक से डायग्रामेटिक देख लीजिए भैया। इसको एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट। ठीक है, these are the fragment of DNA, this one the 5 prime to 3 prime, this one the 3 prime to 5 prime, ये ऐसे। ठीक है, हमने एक्सोन्यूक्लियस का एक्शन किया तो इन्होंने क्या कर दिया? एक्सोन्यूक्लियस ने इसको 2 फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को यहां से कट दिया लाइक दिस। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये हमें ब्लंट इंड दिया। ठीक, ये हमें क्या दिया? ब्लंट इंड। ठीक है, दीज आर द एक्सोन्यूक्लियस फेनोमेनन। नाउ नेक्स्ट, तो हम लोगों ने एक्सोन्यूक्लियस तक की बात कर लिया। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं इंडोन्यूक्लियस की। इंडोन्यूक्लियस क्या है? इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस आर दोज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच रिपेयर द डैमेज डीएनए। इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? जो डीएनए डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोन्यूक्लियस। अब ये कोई एक डीएनए है, समझिएगा, इसके ऊपर यूवी रेडिएशन या कोई ऐसा इफेक्ट आया जिसके वजह से डीएनए के अंदर बल्जिंग हो गई। डीएनए के अंदर क्या हो गई? ऐसे बल्ज हो गए। यहाँ के जो बॉन्ड हैं वो क्या हो गए? टूट गए। मान लीजिए यूवी रेज पड़ा। अब हम लोगों ने इंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया, इंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया तो हमने क्या कर दिया? इस छोटे से पार्ट को कट करके हटा दिया यहाँ से, इस छोटे से पार्ट को कट करके हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे कोई नया फ्रैगमेंट लाके इसको रिपेयर कर देते। तो इंडोन्यूक्लियस का काम यही है कि रिपेयरिंग द डीएनए मॉलिक्यूल। अब आता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या कह रहा है? ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, अगर हमने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया तो ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कर देता है? कट कर देता है और हमें क्या देता है? स्टिकी इंड देता है। कट करके क्या देता है?
हमें स्टिकी इंड देता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से कट होगा और ये यहाँ से कट होगा, तो हमको ये स्टिकी इंड प्रोवाइड करेगा। और जब स्टिकी इंड प्रोवाइड करेगा तो इस स्टिकी इंड पे दूसरा फ्रेगमेंट कोई डीएनए का आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर हम टाइप की बात करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप की बात करेंगे, तो हम अगले क्लास में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होते हैं, और इसमें से टाइप 2 जो होते हैं वो मोस्ट यूजफुल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में या ट्रांसजेनिक कोई भी प्रोडक्ट बनाने में उसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये यहाँ तक आज इतना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके। और आपको अगर कंटिन्यू क्लासेस इसकी चाहिए या कंटिन्यू क्लासेस देखनी है तो आपको डीडीबी ट्यूटोरियल, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू इसकी क्लासेस देखनी है तो डीडीबी ट्यूटोरियल चैनल है हमारा प्ले स्टोर पे, ठीक है ना। उस चैनल से आप चाहें तो वहां से पीडीएफ नोट्स और ये पूरी क्लासेस जो आपको दिखाई दे चली है, ये पूरा सेमेस्टर की क्लासेस, ये बीएससी के लिए ही बेसिकली चैनल है। बीएससी की ही सारी क्लासेस इस पे देखने के लिए मिलती हैं आपको। बीएससी और एमएससी की, यूजी पीजी की क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करें, बहुत जेन्युइन प्राइस है वो, 500 रुपया में हमको लगता है पूरा 6 महीना है, 6 मंथ। 500 रुपये में 6 मंथ, 6 महीने की क्लासेस है, ठीक है ना। 90 रुपया महीना पड़ा संभवतः, 90 रुपया 95 रुपये, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, हाँ बहुत सस्ता है। अब इससे सस्ता पढ़ाई नहीं होती है। मोबाइल का रिचार्ज हो आप लोगों का 300 रुपया से नीचे नहीं है। जियो वाला 300 रुपया ले लेता महीना का, ये 6 महीना के लिए 500 है। सोचो कि कितना ही पढ़ाई, इतना आसान हम कभी सोचा करते थे, लेकिन हो भी गया। हम लोग सोचते थे, जब हम लोग ऑफलाइन चलाते थे तो हम सोचते थे कि उस समय फीस 700-800 रुपया होता था, तो हम सोचते थे कि ये फीस को ऐसा किया जाए कि ये फीस 400-500 रुपया महीना या 300-200 रुपया महीना हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़ने लगे, ठीक है। तो 500 रुपये, अब तो ऐसा समय आ गया कि ये 1 महीने का फीस होता था, फिर उसके बाद 1000-1200 रुपया हो गया। अब तो ये 500 रुपया में मान लीजिए एक तरीके से 6 महीना पढ़ना है, 6 महीना 500 रुपया में कुछ है नहीं। 100 रुपया तो हम लोग ऐसे ही खर्चा कर देते, तो बाकी आपकी मर्जी होगी तो लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहू महंगा लगता है ना। 500 रुपया भी बहुत कठिन करी, बाप रे बाप 500 रुपया है, इतने में तो 2 महीना का हमारा रिचार्ज हो जाएगा, नहीं, ठीक है। चलो बाकी मर्जी आपकी है। और ये आप जो चैनल देख रहे थे वो डीडीबी पीजी कॉलेज है, डीडीबी पीजी कॉलेज है। और डीडीबी पीजी कॉलेज में यूजी पीजी की सारी क्लासेस चलती हैं, यूजी पीजी साइंस की अभी सारी क्लासेस चलती हैं। उसके आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट साइंस की भी क्लासेस ऐड हो जाए, कॉमर्स की भी क्लासेस ऐड हो जाएं। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, साथ दिया, तो इसमें यूजी पीजी की सारी क्लासेस हो जाएंगी, एक तरह से पीजी कॉलेज की तरह ये चलेगा, ठीक है ना। और हमको लगता है कि ये अभी इस कोशिश यही है हमारी कि भारतवर्ष का पहला चैनल ऐसा बने जो यूजी पीजी के लिए पढ़ाता है, ठीक है ना। और एडमिशन सब कुछ यहाँ पे होने की संभावना आगे चल के बन रही है कि हम लोग एडमिशन भी इसमें आप लोगों को ऑफलाइन एडमिशन लेके ऑनलाइन सारी क्लासेस चलाएंगे। अब देखिए कहाँ तक ये पूरा हो पाता है, ठीक। धन्यवाद आप सब लोगों को, और इसको कोशिश करिएगा कि सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ दीजिएगा। धन्यवाद।